साथियों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम सिटी पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं विजेंद्र सिंह पढ़ा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी, और आज का हमारा टॉपिक होगा भूकंप और ज्वालामुखी। और ये टॉपिक आपको मदद करेंगे एसएससी, जीडी हो, एमटीएस, एसएसएल, यूपीएसआई, यूपीपीईटी, ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी। जानेंगे कि भूकंप किस तरह से बनते हैं और ज्वालामुखी किस तरह से बनते हैं और क्या इनकी सिचुएशन रहती है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने आपके सामने डाला है कि भूकंप क्या है। तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन में छोटी सी देना चाहूँ कि पृथ्वी का अपनी परतों का हिलना, अर्थात पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी की जो लेयर है, उनका कंपन करना, तो इसे हम कह सकते हैं भूकंप है। या ये भी कह सकते हैं आपकी पृथ्वी पर अनावश्यक रूप से कंपन जब आपको देखने के लिए मिले, क्या कह सकते हैं, यानी पृथ्वी पर अनावश्यक रूप से जब आप वाइब्रेशन देखते हैं, कंपन देखते हैं, तो इसे ही कहते हैं, आप क्या कहेंगे, भूकंप। या कह सकते हैं कि पृथ्वी की लेयर का कंपन करना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, अब किस तरह से बनते हैं ये भूकंप, इसके बारे में जानेंगे आप अभी, कि ज्वालामुखी किस तरह से बनते हैं, पर्वत किस तरह से बनते हैं, भूकंप किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ। क्या है, अर्थ है। अर्थ के जैसे ही आप 100 किलोमीटर के समथिंग गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको एक मंडल देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। और ये जो मंडल होता है लिक्विड फेस में मिलता है, अर्थात इसके अंदर परतें पाई जाती हैं। ठीक, और ये परतें क्या करती हैं, आपस में गतियां करती हैं। प्लेटों की आपस में गतियां होती हैं। गतियां किस तरह से होती हैं, आपकी पहली कंडीशन की बात करता हूं, तो ये जो प्लेटें होती हैं दोस्तों, एक प्लेट नीचे की तरफ, तो दूसरी प्लेट आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस गति को बोलते हैं रूपांतरण गति। क्या कहेंगे, रूपांतरण गति। दूसरी सिचुएशन आप देखेंगे, एक परत इधर आ रही है, एक प्लेट, और दूसरी प्लेट इधर जा रही है, इसको बोलते हैं अपसारी, अर्थात अपसारी गति, यानी दूर दूर जाना, इसको आप बोलते हैं रिपल्सन फोर्स, एक तरह से लग सकता है। तीसरी की बात करता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है, इसको बोलते हैं अभिसारी गति। ठीक, यानी आपने देखा कि एक प्लेट नीचे आ रही है, दूसरी ऊपर जा रही है, इसको कहा आपने रूपांतरण गति। इस गति के अंतर्गत आप देखेंगे भूकंप बनते हैं, भूकंप बनते हैं। ठीक, तो पहला ही टॉपिक हमारा होगा भूकंप। अभी डिटेल से जानेंगे, और इस गति से आपके ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि अपसारी गति के अंतर्गत आपका ज्वालामुखी बनते हैं, और तीसरी आपकी अभिसारी गति, इसके अंदर आपके पर्वतों का निर्माण होता है। इसका पर्वतों का फॉर्मेशन, अर्थात पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो आपने देखा होगा हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है, यानी कि अभिसारी गति की वजह से। ठीक, अब ये रूपांतरण गति हो गई आपकी, अभी अपसारी गति हो गई, या आपकी अभिसारी। ये जो नियम दिए थे वो दिए थे, एक वैज्ञानिक थे वेगनर, क्या नाम था उनका, वेगनर सर ने ये बताया इन गतियों के बारे में। ठीक, तो रूपांतरण गति के माध्यम से हमारा भूकंप बनता है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका भूकंप। तो अभी देखते हैं भूकंप से किस तरह से क्वेश्चन धीरे धीरे बनते हैं और कैसे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, हेडिंग डालेंगे भूकंप। ठीक है, और जानेंगे भूकंप के बारे में, कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन सी इससे वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपसे कहा कि ये है हमारी, इधर बनाता हूं थोड़ा सा, ये हमारी अर्थ है। ठीक, और जैसे कि अभी आपने देखा कि प्लेट्स क्या कर रही थी, आपस में एक अप आ रही थी, एक तो डाउन, तो यहाँ पर क्या बनता है, प्लेटों की वजह से भूकंप का निर्माण होता है।
अर्थात भूकंप बनते हैं। भूकंप बनते हैं तो जहां से इसकी उत्पत्ति होती है इसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस या मूल केंद्र। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि भूकंप जहां से बनते हैं, जहां से इनका उद्भव होता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे उद्भव केंद्र या मूल केंद्र। पहला पॉइंट, इंग्लिश की बात करें तो फोकस। ठीक, अब ये हो गई बात, ये हमारी क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ। ठीक, अब भूकंप बना, आपने कहा उसका नाम दे दिया केंद्र यानी मूल केंद्र या उद्भव केंद्र, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब जहां पर सबसे पहले इसके लिए हम महसूस करते हैं, अब उससे होता क्या है? इससे वेव्स निकलती हैं। ठीक, 3 प्रकार की आपकी वेव्स निकलती हैं यहां से। 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। ठीक, और जहां पर सबसे पहले हम इन्हें महसूस करते हैं उस स्थान को कहते हैं हम अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अर्थात भूकंप के झटकों को जहां पर हम सबसे पहले महसूस करते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे? अधिकेंद्र, अर्थात एपीसेंटर। क्या कहेंगे? एपीसेंटर। तो ओरिजिन मूल केंद्र इसका होता है, उसे कहेंगे हम मूल केंद्र या उद्भव केंद्र, और जहां पर इसको हम महसूस करते हैं इसके झटकों को, वो होता है अधिकेंद्र, एपीसेंटर। 3 प्रकार की इससे वेव्स निकलती हैं। ठीक है, अभी मैं वेव्स के बारे में आपको बताऊंगा। पहले आपको लिखता हूं PSL, ये आपकी वेव्स निकलती हैं यहां से। ठीक, और अभी मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और किस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट करके लिखेंगे। जब मैं आपसे भूकंप की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप का अध्ययन, भूकंप का डायरेक्ट लिखेंगे, भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ। तो भूकंप का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। ठीक, सेकंड बात करें कि जो भूकंप का आपने कहा अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी, लेकिन इसका मापन जो करते हैं वो होता है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो भूकंप का जो मापन करेंगे वो किसमें करेंगे? मापन हो गया आपका सिस्मोग्राफ, अध्ययन हो गया आपका सिस्मोलॉजी, और जो इसकी तीव्रता है अर्थात भूकंप के जो तीव्रता का मापन करते हैं, तीव्रता के लिए जो स्केल है वो होता है आपका रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, मापन किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से करते हैं, और इसकी जो तीव्रता मापते हैं वो रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो एक बार पुनः मेरे साथ रिपीट करेंगे कि जहां से भूकंप बनता है वो होता है आपका फोकस। आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है ये, उसे क्या कहते हैं? मूल केंद्र। ठीक, या उद्भव केंद्र। और जहां पर हम सबसे पहले इसके झटकों को महसूस करते हैं भूकंप के, वो कहलाता है अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर। ठीक, 2 क्वेश्चन। कितनी प्रकार की वेव्स निकलती हैं आपकी? ये PSL ये निकलेंगे। अभी मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा। भूकंप का अध्ययन आपका सिस्मोलॉजी, मापन करते हैं सिस्मोग्राफ, और तीव्रता की करते हैं आपका रिक्टर पैमाने के थ्रू। ठीक है, अभी आपके सामने बात करता हूं डिटेल से क्या होती हैं ये वेव्स, किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज अपने आप में ये रखती हैं, और किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं PSL। ओके, तो हेडिंग डालेंगे P वेव्स। क्या डालेंगे? P वेव्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर P वेव्स, क्या कह सकते हैं? प्राइमरी वेव्स अर्थात प्राथमिक तरंगें। ठीक है, क्या होती हैं तरंगें? जो P वेव्स होती हैं इनकी अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड मैक्सिमम
ठीक, जो पी वेव्स आपको देखने के मिलेंगी इनकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। कितनी स्पीड होगी? वो स्पीड होती है इनकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, अर्थात स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये मूल केंद्र से क्या होता है, सबसे पहले एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। ठीक है, अर्थात स्पीड क्या होगी इनकी? मैक्सिमम होगी। ठीक, कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 8 किलोमीटर सबसे पहले एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगला देखेंगे तो ये जो पी वेव्स होती हैं ये सॉलिड तथा लिक्विड दोनों में ही क्या कर सकती हैं? ये ट्रैवल कर सकती हैं, अर्थात दोनों में चल सकती हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों में ये चल सकती हैं। कौन सी वेव्स? पी वेव्स। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही बार रिपीट होता है कि जो भूकंपीय तरंगें हैं उनमें कौन सा वो प्रकार है जो पृथ्वी के यानी हमारे अर्थ के ओरिजिन से गुजरता है, अर्थात उसके केंद्र से गुजरता है। तो ये अगर मैं बात करता हूं ये पी वेव्स ही होती हैं। नोट करके लिखेंगे कि ये वेव्स अर्थ के केंद्र से पास होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पी वेव्स। ठीक, और अगली जो वेव्स होती हैं आपकी एस वेव्स, उनके बारे में भी देखेंगे किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी पी वेव्स के बारे में जाना वैसे ही आप देखेंगे एस वेव्स। ठीक, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। क्या? सेकंड आपका एस वेव्स, क्या कह सकते हैं आप? सेकेंडरी वेव्स। ठीक, द्वितीयक तरंगें। अब इनकी स्पीड क्या होती है? पी वेव्स की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, अर्थात स्पीड 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, ये केवल मतलब एस वेव्स, ये केवल सॉलिड में ही चल सकती हैं। ठीक है, यानी ये केवल सॉलिड में चल सकती हैं, अर्थात ये जो वेव्स होती हैं लिक्विड में नहीं चलती हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि स्पीड इसकी पी वेव्स की अपेक्षा कम है, तो पी से थोड़ी सी बाद के लिए पहुंचेंगी। ठीक है, और ये वेव्स, ये लिखो या फिर ये जो एस वेव्स हैं ये पुश करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, कैसा? पुश मतलब धक्का देते हुए आगे बढ़ती हैं और हमारी एपिसेंटर पर पहुंच जाती हैं। तो इसी से यही बनते हैं कि स्पीड क्या होती है? केवल सॉलिड में ही चल सकती हैं। ऐसी कौन सी वेव है जो केवल सॉलिड में चल सकती हैं? तो वो कौन है? आपकी एस वेव्स। एस फॉर सॉलिड, एस फॉर एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, तो लास्ट जो तीसरी वेव्स है हमारी वो है आपकी एल वेव्स यानी लॉन्ग पीरियड या एल वेव्स देखेंगे। एल वेव्स यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स। ठीक, सीधी सी बात है, इनकी जो स्पीड होती है सबसे कम होती है। स्पीड सबसे कम
ठीक है, स्पीड क्या होगी सबसे कम, और सबसे बाद में ये एपिसेंटर पर पहुंचती। सीधी सी बात है, जब स्पीड कम है तो सबसे बाद के लिए पहुंचेंगी, लेकिन सबसे देखेंगे ये जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ती। ठीक है, कैसे चलेंगी, जिगजैग करते हुए। जिगजैग मतलब ये यूं, इसका मतलब भी पता नहीं है किस तरह से। लास्ट, सीधी सी बात है, आपने देखा होगा जो इंसान जितना लगता है आपको सीधा वो उतना ही खराब है। तो इनका भी नेचर सिंपल वैसा ही है। आपने देखा स्पीड सबसे कम, पहुंच भी सबसे बाद के लिए रही है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी नोट करेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि सबसे विनाशकारी कौन सी वेव्स होती हैं, पी, एस, एल या बी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो कौन सी होती हैं, एल वेव्स। ठीक है, तो ये थी आपकी भूकंपीय तरंगें, जिनको आपने अभी जाना किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यानी भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का मापन किसमें करते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता का मापन किसमें करते हैं, आपने अभी जाना। और भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, और पृथ्वी पर सबसे पहले जहां पर भूकंप पहुंचता है, अर्थात हम उसके जो कंपन है उसको जब महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, और उसकी वेव्स के बारे में आपने जाना। 3 प्रकार की वेव्स हमने आपको बताई, पी, एस और एल। उम्मीद है आपको कुछ याद हुआ होगा। एक बार और पुनः वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। दूसरा, जैसे कि अभी ये था आपका भूकंप हुआ कंप्लीट, जो भी क्वेश्चन बनते थे। अभी आपको बताएंगे हम कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी के बारे में अभी आपको हम बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे आपने अभी भूकंप के बारे में जाना, तो अब जानते हैं हम ज्वालामुखी। मैंने आपको बताया था 2 प्लेटें दिखाई थी मैंने आपको, ठीक, यानी एक प्लेट इधर आ रही थी और दूसरी प्लेट इधर की तरफ आ रही थी, यानी इसको आपने कहा था अपसारी। क्या कहा था, अपसारी गति। और इसी गति की वजह से, अपसारी गति, इसी गति की वजह से क्या होता है, हमारा ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक, किसका होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ओके, अब ज्वालामुखी यानी हमारी जो पृथ्वी है, आप जानते हैं पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो अत्यधिक गर्म है, उम्मीद नहीं लगा सकते इतना गर्म है। ठीक, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग गर्म होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो लावा होता है, तो वो लावा क्या करता है, बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि जो उसकी स्पीड होती है, लावा आप जानते हैं वो मैग्मा, जो मैग्मा होता है वो बहुत ही लिक्विड फेज में पाया जाता है। अब जब उसको मूवमेंट मिलता है, जब उसको स्पीड मिलती है, तो वो जो मैग्मा होता है क्या करता है, पृथ्वी की सतह पर ऊपर आने की कोशिश करता है। अब जैसे ही मैग्मा जो होता है ऊपर आने की कोशिश करता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, रिफंडेबल जो मटेरियल होता है वो भी आता है, उसके साथ साथ गैसेस वगैरह ये सब आती हैं। जैसे एक छोटा सा आपके सामने मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझेंगे। जैसे ये है, ठीक, ये यानी यहां से क्या है, मैग्मा। ठीक, हाँ, अब पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, गर्म है। ठीक, आंतरिक भाग गर्म है। अब गर्म होने की वजह से क्या होता है, लावा को मूवमेंट मिलता है, यानी इसकी स्पीड बढ़ती है, तो अपने साथ साथ क्या करता है, ये नॉन रिफंडेबल यानी रिफंडेबल कुछ अपने साथ गैसेस लाता है। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं हम लावा, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर जो जम जाता है ये लावा होता है। और यहाँ ये जो शेप बना, इसको आप बोलते हैं क्रेटर। क्या कहेंगे, क्रेटर। अभी मैंने आपसे कहा कि मैग्मा आता है, ये आपका लावा बना, अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें लाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को आपको मिलेगा
कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो सबसे ज्यादा निकलने वाला पदार्थ, तो आपसे निकलती है सबसे ज्यादा जलवाष्प। क्या निकलेगी? जलवाष्प निकलेगी, प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी देखने के लिए आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ निकलता है, तो जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है। ठीक है, जलवाष्प ना हो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड लगाएंगे। ठीक है, तो क्रेटर क्या होता है? एक कह सकते हैं गोल नुमा आकृति, इसको कहते हैं आप क्रेटर। जब मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी पर आने के बाद जब धीरे धीरे जमता जाता है, इसको कहते हैं हम लावा। ठीक, अब ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं आपके, ज्वालामुखी 3 प्रकार की आपके डिस्कशन करेंगे हम। पहला आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। कैसा? मृत ज्वालामुखी। एक एक करके इनको भी देखते हैं और किस तरह से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं वो अभी जानेंगे। तो आप समझ सकते होंगे मैग्मा क्या है, लावा क्या है, क्रेटर क्या है, और सबसे ज्यादा क्या निकलता है, प्री। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे और एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी सक्रिय ज्वालामुखी। क्या होगी? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी आप डालेंगे, नाम ही है इसका सक्रिय यानी एक्टिव। ठीक है, तो इसकी नाम से ही आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखते हैं अभी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है ऐसा ज्वालामुखी जिसके अंदर से हमेशा ही एक्टिव पर्सन क्या करता है, हमेशा अपने कुछ ना कुछ करता रहता है, ऐसी इसका नाम है, ज्वालामुखी का नाम है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्यों कहते हैं इसे। सक्रिय ज्वालामुखी इसलिए से कहा जाता है साथियों क्योंकि इसके मुख से हमेशा धुआं, गैस, जलवाष्प, यानी कि इसके मुख से हमेशा धुआं, गैस, जलवाष्प ये हमेशा रिलीज होती रहती है, निकलती रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, यानी हमेशा एक्टिव रहता है ये। ठीक है, इसी नाम है इसका सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी को देखेंगे कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, और कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला है आपका किलायु, किलामू ज्वालामुखी, जिसको किलायु भी कहते हैं, किलामू ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी ये आपका जो किलामू ज्वालामुखी है ये आपका हवाई द्वीप पर है, यानी USA में। कहां पड़ता है ये? USA में। तो ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा आपका कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी। कहां पर मिलेगा ये? इक्वाडोर, इक्वाडोर। ठीक है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर। दूसरी बात, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका यही है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। ठीक है, एक आता है आपका ओजल, ओजल डेल सलाडो, ओजल डेल सलाडो। ये आपका मिलेगा चिली के आसपास। ठीक है, तो ओजल डेल सलाडो हो गया, कोटोपैक्सी एंड इक्वाडोर हो गया, और किलामू ज्वालामुखी। तो ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और भी बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, लेकिन आपके कुछ इंपोर्टेंट जो ज्वालामुखी बनते हैं वो आपके सामने मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, और एक आपने देखा होगा, नोट डालेंगे यहां पर, लिखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या नाम है उसका? वेरन, वेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? वेरन ज्वालामुखी। कहां मिलता है?
अंडमान एंड निकोबार में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा, इसका नाम बैरन ज्वालामुखी। कहाँ पर मिलता है, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो ये हो गया भारत का। ओजल डेल सलाडो, कोटोपैक्सी हो गया, किलामू हो गया। ठीक है, एक आपका स्ट्राम्बोली हो गया। ठीक है, स्ट्राम्बोली जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो लिखेंगे भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली क्या कहेंगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक, तो ये कुछ आपके सामने सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण थे। और अगला जो ज्वालामुखी होगा आपका वो होगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या होगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे, यानी पहले इसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। अर्थात भविष्य में कभी भी ये अपना भयंकर रूप धारण कर सकता है, अर्थात इसमें विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें पहले कभी उद्गार नहीं हुआ है, अर्थात पहले विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी इनमें उद्गार हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपकी बात करता हूं, एक होता है आपका विसुवियस ज्वालामुखी, आपको देखने के लिए मिलेगा इटली में। कहाँ, विसुवियस इटली में। दूसरा बात करता हूं फ्यूजियामा आपको देखने के लिए मिलेगा फ्यूजियामा जापान। कहाँ पर, जापान में। तीसरा आपका जो होगा क्राकाटोवा, ये आपको देखेंगे इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एक हमारे भारत का ही है, एक तो आपने देखा था अभी सक्रिय ज्वालामुखी था, क्या नाम था उसका, बैरन। और दूसरा आपका मिलेगा नरकोडम ज्वालामुखी। कहाँ पर मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये जो विसुवियस है कहाँ पर मिलेगा, इटली में। कैसे ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। फ्यूजियामा जापान, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, नरकोडम अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये थे आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला ज्वालामुखी होगा हमारा मृत ज्वालामुखी। ठीक है, क्या होगा, मृत ज्वालामुखी। तो अगला ज्वालामुखी का जो टाइप है वो आपका मृत ज्वालामुखी या कह सकते हैं इसे शांत ज्वालामुखी। जैसे इसके नाम से आप देख रहे हैं मृत का मतलब है हिलना डुलना खत्म, अपनी जगह पड़ा हुआ, यानी शांत है, बिल्कुल पीसफुल है, किसी से मतलब नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा ज्वालामुखी, डेफिनेशन समझेंगे कि मृत ज्वालामुखी क्या है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ना तो कभी उद्गार हुआ, अर्थात ना ही कभी विस्फोट हुआ, और ना ही भविष्य में इसमें उद्गार होने की संभावना है। अर्थात इसके मुंह जो होता है उस पर पानी, क्रेटर वगैरह में देखा मैंने, आपने बताया था क्रेटर, यहाँ क्या होता है, पानी भरा रहता है। कहने का मतलब ये है इसमें कभी उद्गार नहीं होगा और ना ही कभी हुआ। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं वो आपके होते हैं मृत ज्वालामुखी। कुछ टाइप्स इसके भी देखेंगे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं ऐसे। ठीक है, तो पहली बात करता हूं वो आपका किलिमंजारो ज्वालामुखी। आप इसे देखेंगे तंजानिया। कहाँ देखेंगे, तंजानिया। ठीक है, कहाँ देखेंगे, तंजानिया। ठीक है, दूसरे की बात करता हूं कोह सुल्तान एवं देवबंद। कोह सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी, ये आपको मिलेगा ईरान। ठीक है, आपसे डायरेक्ट आप कहेंगे ये क्या है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किलिमंजारो ज्वालामुखी कहां पर मिलेगा, तंजानिया। आपसे पूछे किस प्रकार का है, मृत ज्वालामुखी। कोह सुल्तान एवं देवबंद, ईरान। ठीक है, तीसरे की बात करता हूं पोपा। क्या, पोपा। अगर इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा, पापा। तो इसकी ट्रिक करेंगे म्यांमार। तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो लग रहा है माँ, यानी माँ, तो पापा और माँ।
अर्थात पोपा जो मिलेगा म्यांमार में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो किलिमंजारो तंजानिया, तंजानिया बात करता हूँ, अफ्रीका में आपका किलिमंजारो पड़ता है। किलिमंजारो एक चोटी है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, किलिमंजारो। को सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक था भूकंप और ज्वालामुखी से बनने वाले क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसी तरह से हमारे साथ बने रहना। जय हिंद, जय भारत।